Guys, hope you can see me. Abhishek, can you see me? Yes, you're audible and plus visible as Yeah. well. So, hi guys, I'm back again. This is the third session for derivatives in the third week. देखिए, लास्ट सेशन जो मैं रोल ओवर्स का मैंने जो किया था, तो स्टार्ट करेंगे कि रोल ओवर्स का थोड़ा सा रिकैप करें और उसके बाद विल टेक इट थ्रू के जो मिस्टेक्स रेगुलर बेसिस पे होती है वो कैसे अवॉइड करें। कोई भी क्वेश्चंस हो तो Q&A सेक्शन दिया हुआ है, प्लीज उस पर टाइप करें। अगर मैं सबका क्वेश्चंस आंसर नहीं कर पाया देन आई विल रिक्वेस्ट के देखिए स्क्रीन पे मेरा ईमेल आईडी मेंशन्ड है, तो प्लीज वो ईमेल आईडी पे आप मेल करें। आई विल ट्राई कि मैं सबका क्वेश्चन आंसर करूंगा। एंड जस्ट होप कि जो भी क्वेश्चंस है वो आज का जो सेशन है उसके ऊपर करिएगा क्वेश्चंस प्लीज। या सो अभिषेक, आई थिंक देयर इज सम प्रॉब्लम विद द स्क्रीन शेयरिंग। Yeah, now it's sorted. You can या start. या या नाउ इट्स अप, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए ये इंडेक्स है, तो इसमें पहले रोल ओवर्स का रिकैप करेंगे। ऑप्शंस में प्रीमियम कैसे डिफाइन होता है, क्या ऑप्शंस होता है, बेसिक है, बट एवरी वन माइट नॉट बी अ प्रो ईयर, तो थोड़ा सा बेसिक करेंगे, जल्दी करेंगे। डिफरेंस बिटवीन बायर एंड सेलर, कब बायर बनना चाहिए कब सेलर बनना चाहिए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आईटीएम, ओटीएम एंड एटीएम ऑप्शन, ये कब लेना चाहिए कब बेचना चाहिए और क्या रिस्क इन्वॉल्व है, तो वो करेंगे। फिर एक कॉमन मिस्टेक्स जो इतने एक्सपीरियंस में हमें पता चलते हैं कि जो क्लाइंट्स कॉमन मिस्टेक करते हैं, तो हमने एक लिस्ट डाउन किया है ये कॉमन मिस्टेक्स और कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो एक रिड्रेसल है कि क्या नहीं करना चाहिए। एंड और हम लोग कैसे कॉल देते हैं ऑन डेज ऑफ एक्सपायरी, उसका दो एग्जाम्पल है। ठीक है, तो फास्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिए लास्ट सेशन में जो मैंने रोल ओवर्स पे किया था, मैंने यही बोला था रोल ओवर्स पे कि स्टॉक्स या इंडाइसेस में देखिए कितना रोल ओवर नंबर ऑफ शेयर्स पे भी होता है। वो बेसिस पे और जो परसेंटेज रोल ओवर्स हम लोग देते हैं हमारी एक्सपायरी शीट में, जो एवरी फ्राइडे को आती है आपके ईमेल पे, वहाँ पे एक परसेंटेज चेंज का भी रहता है मंथ ऑन मंथ, तो वो भी बहुत एक इम्पोर्टेंट है। वो बेसिस पे हम लोग ने ये 5 स्टॉक निकाले हैं जो पॉजिटिव रह सकते हैं। वो पीवीआर, चोला फिन, आईटीसी, यूपीएल एंड ग्रासिम। सो दिस वाज गिवन इन द मॉर्निंग। दिस इज बेस्ड ऑन रोल ओवर्स। अभी रोल ओवर्स काफी में जैसे पीवीआर है और चोला फिन है जिसमें बहुत हाई रोल ओवर्स हुए, बहुत शॉर्ट्स थे पीवीआर और चोला फिन में। तो मैंने लास्ट सेशन में यही बताया था कि अगर बहुत शॉर्ट्स है, एक गले तक आ जाता है शॉर्ट्स या फिर ओपन इंटरेस्ट, तो उसमें पोजीशन रिवर्स होती है और वही हो रहा है पीवीआर और चोला फिन में। वो अभी शॉर्ट कवरिंग दिखा रहे हैं, वाइल आईटीसी, यूपीएल और ग्रासिम में पोजीशंस कम है, मतलब जो मंदी थी वो खत्म हो गई। अब वो लोग में नया लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, तो ये बेसिस पे हम लोग ने एक रोल ओवर्स निकाला था। उसके बाद जो हमें लगता है कि नेगेटिव रह सकते हैं ये एक्सपायरी में। अब देखिए विप्रो, बजाज ऑटो, डॉक्टर रेड्डी आज सब ऊपर गए हैं, मगर शॉर्ट करना चाहिए कि नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? मैं बोलूंगा नहीं, आप वेट करें मोमेंटम के लिए। देखिए दोनों में आप वेट करें मोमेंटम में, अगर इनकेस मार्केट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव जो लॉन्ग स्टॉक्स है वो बाय करें, और अगर मोमेंटम नेगेटिव के साइड पे है तो आप शॉर्ट पे ज्यादा ध्यान दें। और ये 5 स्टॉक है जो ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पर काफी हाई ओपन इंटरेस्ट है, जिसपे काफी लॉन्ग्स बिल्टअप हो चुके हैं, अभी यहाँ से ज्यादा जगह नहीं है। तो ये स्टॉक्स है जिनमें जैसे ही निफ्टी में थोड़ा सेलिंग आएगा तो इन स्टॉक में पहले सेलिंग आएगा, तो इन पे ध्यान रखिएगा, ये जल्दी से नीचे जा सकते हैं। सो ये एक छोटा सा रिकैप था ताकि यू गेट इनटू सिंक। अभी कल ही रोलोस खत्म हुए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो देखिए अभी
बैक टू ऑप्शंस, टुडेज टॉपिक। देखिए, ऑप्शन में कोई एक क्विक फिक्स नहीं होता, कोई राइट या रॉन्ग नहीं होता है। जो आज राइट है वो कल गलत हो जाएगा, जो आज गलत है वो कल राइट हो जाएगा। तो ऑप्शंस की दुनिया ही ऐसी है कि बहुत डिफिकल्ट है राइट या रॉन्ग जाने का। तो ऐसे में कैसे थोड़े सर्टन रॉन्ग मिस्टेक्स हैं जो अवॉइड करने चाहिए ट्रेडिंग में, जहां पे अपना प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग मनी वो इंक्रीज हो जाए, वो हमें आज देखना है। तो विल सी दैट नेक्स्ट। अब इसमें जो नेक्स्ट स्लाइड है वो एक सिंपल उदाहरण है डेरिवेटिव। आप पढ़ सकते हैं, ये डेरिवेटिव इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसका वैल्यू इज डिराइव्ड बाय द अंडरलाइंग। मतलब ये खुद से इसमें कोई दम नहीं है, इसे एक अंडरलाइन चाहिए, एक स्टॉक चाहिए या फिर इंडेक्स चाहिए जिसके बेसिस पे ये डेरिवेटिव हो सकता है। खुद अगर बोलेंगे कि ये चलेगा तो ये नहीं चलेगा, ये ओनली चलेगा अगर स्टॉक ऊपर जाएगा तो उसका फ्यूचर और कॉल ऑप्शन ऊपर जाएंगे और पुट नीचे जाएगा, और वाइस वर्सा। तो ऑप्शन टाइप्स देखिए, दो ऑप्शन टाइप होते हैं। कॉल ऑप्शन है तो इनमें कॉल ऑप्शन बायर इज जनरली बुलिश के अंडरलाइन स्टॉक ऊपर जाएगा, एंड दैट इज व्हाई वो बाय करता है। उसका रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम होता है, वो बोलता है भाई मुझे पता होना चाहिए मेरा रिस्क कितना है। और ऑप्शन पुट ऑप्शन में उसको लगता है कि नीचे जाएगा, उसमें भी वापस रिस्क एपेटाइट कम है, और उसको लगता है कि ऑप्शन अपना स्टॉक नीचे जाएगा, इसके कारण से वो पुट लेता है जिसमें उसको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। एंड वाइस वर्सा फॉर सेलिंग के। सेलिंग में वी जनरली से कि जो सेलर है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, क्योंकि उसमें रिस्क अनलिमिटेड है और उसको पता होना चाहिए उसका रिस्क क्या है, और उसको पता है रिस्क क्या है, इसीलिए वो सेल कर रहा है। दैट इज वाई फॉर अ सेलर लुकिंग एट द कॉल एंड पुट ऑप्शन, अगर उसको बेचना है तो करंट बेचना है, दूर का बेचना है, कैसे बेचना है, वो आज हम देखेंगे। ओके, अभी एक सिंपल चीज है। कॉल एंड पुट ऑप्शन, अगर बायर है तो वो राइट्स बाय कर रहा है, तो सेलर को सबसे ज्यादा रिस्क है, जैसे मैंने बोला, और उसको रिस्क है तो इसके कारण से उसको थोड़ा प्रीमियम मिलना चाहिए, क्योंकि वो रिस्क ले रहा है। और दैट इज वाई जो उसको प्रीमियम मिलना चाहिए वो उसको बायर देता है, जो जो उससे बाय कर रहा है। तो दैट इज वाई दिस प्रीमियम इज अ लिटिल हायर। एंड अब देखेंगे कि प्रीमियम कहाँ से डिराइव होता है। नेक्स्ट स्लाइड। देखिए, प्रीमियम में 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है स्पॉट प्राइस। स्पॉट प्राइस देखें तो अगर ऊपर जाता है नीचे जाता है स्टॉक, उसके बेसिस पे डिराइव होता है प्रीमियम। स्ट्राइक प्राइस है, कौन सा स्ट्राइक लेता है, ये एट द मनी ले रहा है, थोड़ा दूर का ले रहा है, या एकदम इन द मनी का ले रहा है, तो वो स्ट्राइक प्राइस से प्रीमियम होगा। दूर का लेगा तो थोड़ा सा प्रीमियम कम रहेगा इन टर्म्स ऑफ प्राइस। एंड अगर करंट एट द मनी का लेगा तो प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होगा, एंड इन द मनी लेगा तो बहुत ज्यादा रहेगा। मगर प्रीमियम अगर देखें ओवरऑल, इन टर्म्स ऑफ खाली प्रीमियम जितना भरता है, तो इन द मनी में सबसे कम प्रीमियम भरेगा, एट द मनी में मॉडरेट भरेगा, और आउट ऑफ द मनी में सबसे ज्यादा भरेगा प्रीमियम वो, क्योंकि उसमें कोई भी इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है। थर्ड, अगर देखें तो वोलेटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, वोलेटिलिटी लास्ट मार्च में अगर देखें तो 15 से शूटअप हो गई थी 80-85 के लेवल्स पे। और अगर जब वो वोलेटिलिटी शूटअप होती है, ऑप्शन प्राइसेस शूटअप होती है, क्योंकि बहुत रिस्की हो जाता है सिनेरियो। जैसे आप हमने देखा सारे वर्ल्ड मार्केट 50%, ऑलमोस्ट 20-30% गिरे थे, एंड इंडिया भी गिरा था। इसके कारण से विक्स काफी हाई हो गया और रिस्क ऑफ हो गया। दैट इज वाई आप देखें, अगर प्रीमियम्स वो टाइम पे बहुत ही ज्यादा थे, तो ये वोलेटिलिटी के कारण बहुत ज्यादा प्रीमियम्स थे। अगेन, टाइम वैल्यू बहुत एक मैटर करता है। आप अगर टाइम वैल्यू देखें तो अगर 10 दिन बाकी है टाइम एक्सपायरी को, तो उसमें डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है, इनफैक्ट टाइम वैल्यू में ऐसा लगता है कि प्रीमियम ज्यादा ही होगा, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग इक्वल। देन अगर टाइम कम है तो प्रीमियम कम होते जाता है, तो टाइम प्लेज इट्स पार्ट। एंड इंटरेस्ट रेट देखिए, वो गवर्नमेंट का रिस्क फ्री रेट है। तो ये हो गया। अभी नेक्स्ट, इससे प्रीमियम जनरली ये 5 चीज है जिससे प्रीमियम्स डिराइव होते हैं। अब ऑप्शन बायर एंड सेलर के लिए एक छोटा सा चीज है। फॉर अ बायर, प्रॉफिट इज मेड व्हेन द मार्केट इज ओपन। अब मार्केट ओपन है, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो बायर का जो भाव है, समझिए उसके डायरेक्शन में उसको मिल गया वो भाव, तो देख रहा है कि उसका डबल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है भाव।
तो वो मार्केट जब ओपन है तब वो प्रॉफिट बनाता है, जब बंद है वो तब नहीं बनाता है। जब इनफैक्ट अगर बंद है और वो ओपन पोजीशन लेके गया है तो उसका प्रीमियम घट जाएगा, क्योंकि टाइम वैल्यू एक दिन और कम हो जाएगा, या फिर इन केस ऑफ फ्राइडे तो सैटरडे संडे का और टाइम वैल्यू घट जाएगा। तो डेफिनेटली वो पैसा कब बनाएगा, जब मार्केट ओपन है। मगर फॉर अ सेलर वो कब पैसा बनाएगा, अगर वो पोजिशनल सेलर है तो पैसा तब बनाएगा जब वो सो रहा है। जैसे कि अगर फ्राइडे को अभी सेल करके गया, फॉर एग्जांपल से निफ्टी की 9800 की कॉल सेल करके गया, तो उसमें फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का प्रीमियम है, तो अब 2 दिन का टाइम वैल्यू जरूर घटेगा। तो वो 2 दिन का समझ लीजिए 5 रुपया घट गया टाइम वैल्यू, तो वो 5 रुपया उसने कैसे कमाया है, जब वो अभी सो रहा है फ्राइडे को ओवरनाइट, सैटरडे को ओवरनाइट, तब जाके ये प्रीमियम घट रहा है, एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग इक्वल। जस्ट सेइंग कि अगर मंडे को यही खुला मार्केट जहाँ पे आज क्लोज हुआ है, तो डेफिनेटली उसको 5-6 रुपए का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इज मेड व्हेन ही इज स्लीपिंग। तो ये एक चीज बहुत ध्यान में रखने जैसी है। तो हमेशा याद रखिए, व्हाई यू आर अ बायर और अ सेलर। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब और एक चीज, और एक एग्जांपल है ऑप्शन बायर एंड सेलर के बारे में। अभिषेक, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। या तो इसमें आप देखें तो ऑप्शन बाइंग एक T20 मैच है। जैसे मैंने बोला कि उसको दिखता है कि यार अपना प्रीमियम जो है वो डबल हो गया, ट्रिपल हो गया, हमने 2 रुपए में लिया था, आज 4 रुपए 6 रुपया हो गया, यार ये तो 2 घंटे में 3 गुना भाव हो गया। इट इज वेरी एक्साइटिंग एंड दैट इज वाई बहुत जन खींच के आते हैं और मुझे ऑप्शन में बाइंग करना है, और बाइंग में आते हैं, उनको सेलिंग नहीं समझना है। सेलिंग में कैसा है, टेस्ट मैच जैसा है, बोरिंग है। आज हमने सेल किया तो अभी का अभी। सॉरी, कॉल्स काफी आ रहे हैं आज। सो 5 दिन 10 दिन बाद उसको प्रॉफिट कमाने मिलेगा। तो डेफिनेटली एक बोरिंग चीज में ज्यादा जन नहीं जाएंगे। मगर अगर किसी को कंसिस्टेंटली पैसा कमाना है और उसको पता है कि मुझे कंसिस्टेंटली पैसा मिलता है, अगर मैं बराबर रिसर्च करूँ और मैं बराबर स्ट्राइक पे सेल है कि वो पैसा कमा पाएगा। तो एवरी बायर, ऑप्शन बाइंग में भी एक क्राउड है, और ऑप्शन सेलिंग में भी एक अपना क्राउड है। एवरीवन हैज देयर ओन प्रेफरेंस, और ये कब करना चाहिए, विल टेक इट फॉरवर्ड। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ आई विल टेक इट थ्रू अ स्नैपशॉट, जहाँ पे रिस्क प्रोफाइल वी विल डिफाइन। ओके, एक ऑप्शन बायर में एक लिमिटेड रिस्क है। नो नो, हाँ दिस। सो दिस इज अ स्नैपशॉट के बायर और सेलर कब बनना चाहिए और इसमें क्या रिस्क इन्वॉल्व है। तो बायर में एक लिमिटेड रिस्क है, कि भाई मैंने 10 रुपए में खरीदा है, 100 का लॉट है, तो 1000 रुपया मेरा मैक्स लॉस है। ठीक है। अगर वही चीज सेलर सेल कर रहा है, तो उसको पता है कि मुझे 1000 रुपये ही कमाना है। अगर यहाँ से प्राइस फट गया है तो अनलिमिटेड लॉस हो सकता है मुझे, और अगर बायर है तो अनलिमिटेड गेन हो सकता है। मुझे पता है कि भाई 10 रुपए तो छोड़, मैंने 1000 रुपये छोड़ दिया, उसके बाद कितना भी ऊपर जाए, इफ यू आर अ कॉल बायर, तो अनलिमिटेड एक प्रॉफिट हो सकता है। सो अगेन, मार्जिन बहुत कम है, पता है 1000 रुपीज ही देना है बायर को। सेलर को पता है कि भाई 1000 रुपीज के लिए मुझे 50,000 का मार्जिन देना पड़ेगा। आज के दिन में इनफैक्ट मार्जिन इतने हाई हो गए हैं, स्पैन प्लस दूसरे बहुत सारे मार्जिन हैं। बाद में मार्क टू मार्केट भी आ जाता है। तो इट इज वेरी हैवी फॉर द सेलर एंड ही नीड्स टू बी ऑन हिज फीट व्हेन ही, बिकॉज उसको बहुत फास्ट सोचना पड़ता है। तो अगर मेरा सौदा गलत चले गया तो मैं कैसे करूंगा, उसको एडजस्ट कैसे करूंगा, वो सब सोचना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मगर क्योंकि उसको इतना बड़ा रिस्क है, तो ये कॉन्स्टेंटली देखते रहेगा अपना ट्रेड, और एडजस्ट करता रहेगा इन केस ऑफ अनफेवरेबल ट्रेड। मगर यही चीज अगर बायर करेगा, बायर को पता है यार 1000 रुपीज ही तो जा रहा है, तो अपन बोलेंगे छोड़ दो यार, 1000 रुपीज जा रहा है, क्या फर्क पड़ने वाला है, खुला छोड़ देते और कोई पोजीशन नहीं लेना है। मगर अगर ये सेलर है
तो उसको पता है कि चलो अभी ये 1000 का मुझे 2000 लॉस हो रहा है, तो मैंने समझो फॉर एग्जांपल 9000 निफ्टी है और 9200 हो गए, मैंने 9200 का कॉल ही बेचा, तो अभी और चलो 9400 का कॉल बेच देते हैं, तो उसमें थोड़ा प्रीमियम खा लेंगे, तो ये हेज भी हो जाएगा, 9250 से शायद नीचे भी आ सकता है, तो वो हिसाब से वो हेजिंग करके बैठता है। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर अ सेलर, एंड बायर को भी करना चाहिए, मगर बायर करता नहीं बिकॉज ऑफ लेस मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब जनरली इसमें बेस्ट प्रॉफिट कब आता है अगर आप बायर हैं, तो प्रॉफिट आता है जब एक कोई बड़ा मूव आता है अपने डायरेक्शन में, अगले 3-4 दिन में वो डायरेक्शन मूव आ जाता है, तो सबसे बेस्ट प्रॉफिट आ सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, अगर 3-4 दिन में प्रॉफिट नहीं आया तो ऑलवेज क्लोज द कॉल और द पुट दैट यू हैव टेकन, क्योंकि उसके बाद प्रॉफिट होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम डिके और होने लगता है और उसके कारण से ऑप्शन प्रीमियम घटने लगते हैं। तो बायर के लिए ये एक सलाह है, बहुत ही ध्यान में रखिएगा। अब सेलर में सबसे ज्यादा प्रॉफिट कब होता है कि यार ये तो एक्सपायरी में होगा, तो पूरा दिन बैठे रहें, तो उसको स्टॉक में ज्यादा मूव नहीं है और स्टॉक उधर का उधर ही है, तब जाके उसको अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। उसने दूर का बेचा और थोड़ा सा मूवमेंट है, अभी उसने 95 का समझो कॉल बेचा हुआ है और 9200 9300 तक ही पहुंचा, तो भी वो 200 पॉइंट आउट ऑफ द मनी है, तो उसको पता है कि भैया मुझे आज का एक्सपायरी डे में इतना लॉस नहीं जाएगा, जो भी मैंने सेल किया है वो मुझे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो उसको प्रॉफिट तब होगा जब एक्सपायरी होगी और ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा जहां उसने सेल किया है तब। अभी नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, ये मैंने सब समझाया, इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, बायर और सेलर जो है वो दोनों अलग हैं। बहुत ही कम जन, एक 1% और 2% ऑफ पीपल ऐसे हैं जो बाइंग भी कर सकते हैं और सेलिंग भी कर सकते हैं। इन ऑप्शंस यू आर आइदर अ बायर और अ सेलर, जनरली और नॉट बोथ। तो ये चीज ध्यान में रखिए, आपको बाइंग करना है या सेलिंग करना है, और आपको ये क्यों करना है, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो वन नीड्स टू डिसाइड ऑल्सो कि आपको इंट्राडे करना है या पोजिशनल करना है। अगर आपको इंट्राडे करना है तो आपको बाइंग ज्यादा सूट होता है, बाइंग करना चाहिए। हाँ, अगर आपको इंट्राडे सिर्फ एक्सपायरी पे करना है तो सेलिंग भी कर सकते हैं थोड़ी दूर की, मगर ओवरऑल अगर रोज करना है तो इंट्राडे में सिर्फ बाइंग ही करना चाहिए, क्योंकि सेलिंग इंट्राडे में बहुत मुश्किल है। अगेन, इट इज लाइक ट्रेडिंग। नेक्स्ट स्टेप इज जैसे मैंने बोला, बायर बनना है सेलर बनना है, इट डिपेंड्स ऑन इंट्राडे पोजिशनल व्यू एंड योर रिस्क प्रोफाइल एज वेल। जैसे आप बोलेंगे कि यार मुझे 10,000 से ज्यादा खोना नहीं, तो ऑब्वियसली अगर आपको 10,000 से ज्यादा खोना नहीं है तो आपका रिस्क थोड़ा सा कम है। सेलर का रिस्क प्रोफाइल थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, शुड बी प्रिपेयर्ड इन केस अनफेवर में गया है तो 40-50,000 भी अनफेवर में जाएगा, मैं एडजस्ट करके उसको क्लोज कर दूंगा, मगर कभी भी एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा ज्यादा लॉस हो सकता है। ऑलवेज कीप अ स्टॉप लॉस इन ट्रेडिंग। यस, अगर नेकेड ऑप्शंस बेच रहे हैं तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस रखें। खरीद भी रहे हैं तो स्टॉप लॉस रखें, ये दीज विल रियली सेव यू। दूसरा पार्ट आता है फॉर अ सेलर कि भैया मुझे कंसिस्टेंट बेसिस पे 2-3% मंथ ऑन मंथ चाहिए फ्रॉम माय ऑप्शन सेलिंग। तो उसको पता है कि यार मैं पूरा महीना खड़ा रह सकता हूँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, 2-3% ऑन माय मार्जिन मैं दे सकता हूँ, मैं थोड़ा दूर आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन बेच सकता हूँ, या फिर अगर रेजिस्टेंस आ जाता है एक बड़ा मूव के बाद में तो थोड़ा ऊपर का और ऊपर का मैं कॉल सेल कर दूंगा, तो उसमें मेरा पैसा बन जाएगा। और इन केस एक ट्रेंड है और लगातार एक हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है तो नीचे का पुट बेच दूंगा, तो ही नोज कि भाई मैं रिस्क मैनेज कर पाऊंगा, तब जाके ही बिकम द सेलर। तो ये रिस्क मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, वो बेसिस पे आपको डिसाइड करना है आपको बायर बनना है या सेलर बनना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सो नाउ कम द इम्पोर्टेंट पार्ट। अभी इसमें 3 पार्ट है, इन द मनी स्ट्राइक, एट द मनी स्ट्राइक और आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक। इन द मनी में जस्ट अ स्मॉल एग्जांपल, अगर 9000 है तो 8800 का कॉल बाय कर लिया, ठीक है। अगर एट द मनी में 9000 है और 9000 का ही कॉल बाय कर लिया या पुट बाय कर लिया। और आउट ऑफ द मनी है, इन केस हम कॉल ही डिस्कस करते हैं अभी,
तो आउट ऑफ द मनी में ये क्या होगा, जब 9000 अभी चल रहा है तो 9300 का कॉल बाय कर लिया, तो ये तीनों स्ट्राइक में अलग अलग प्रीमियम होगा और अलग अलग वेराइटी होगा, अलग अलग रिस्क प्रोफाइल रहेगा और अलग लोग इसमें आकर्षित होंगे। तो गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या सो इसमें बहुत जन समझते हैं, पर आपके सामने मैंने एक एग्जांपल रखा है। निफ्टी स्पॉट अभी 9000 पे है, विक्स 20 पे है, डेज टू एक्सपायरी अराउंड 10 है। तो कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए ये तीनों में? फर्स्ट है 9700 का कॉल ऑप्शन, तो 25 में बाय हो रहा है। 9000 का कॉल ऑप्शन जो 250 में बाय हो रहा है, और 8800 का कॉल ऑप्शन जो 400 में बाय हो रहा है। या अगर स्टॉक या फिर प्राइस देखें तो ऑब्वियसली दिखता है कि 8800 का कॉल बहुत ही ज्यादा महंगा है, 400 रुपए दे रहे हैं, वाइल 9700 का सबसे सस्ता है यार, 25 ही रुपए जा रहे हैं। ये बायर सोचता है। अब अगर आपको बाय करना है ना, तो आप सेलर के जैसे एक बार सोच के देखिए। अगर आप सेलर हैं, समझ लीजिए, तो आप क्या 8800 का कॉल सेल करेंगे? 200 रुपए इन द मनी है, ऑलरेडी 200 रुपए तो मिल ही रहा है उसमें 400 में से। तो क्या आप करेंगे? आप बोलेंगे यार यहाँ से और 100 रुपया बढ़ गया तो यार ये 100 रुपए तो और बढ़ जाएगा, इसमें सेलिंग करूंगा तो वाट लग जाएगी। तो आप जनरली एज अ सेलर यू विल नॉट सेल। अगेन एवरीथिंग एल्स रिमेनिंग इक्वल, इसमें बहुत कुछ है, आप डायरेक्शन वगैरह सब प्रिडिक्ट नहीं कर रहे हैं, यही सोचिए। और उसके बाद फ्रॉम ओपन माइंड थिंक लाइक अ सेलर। अभी 9000 का कॉल है, वो आप 250 में बेचेंगे, एट द मनी है यार, इसमें से 200 पॉइंट का मूव आ गया अपने ऊपर के साइड में, तो यार इसमें तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा, ये 250 वाला 400 हो जाएगा, जैसे इन द मनी 8800 वाला हो गया। तो वो भी सेलर सोचेगा कि नहीं यार, ये भी नहीं बेचना है, ये भी रिस्की है। 9700 का देखें तो अब 9000 चल रहा है स्पॉट प्राइस, 9700 इज 700 पॉइंट्स फार। 700 पॉइंट्स फार मींस कि यहाँ से 700 पॉइंट का एक मूव आना पड़ेगा निफ्टी में, तब जाके 9700 पे पहुंचेंगे, और उसके ऊपर और 25 पॉइंट पे ब्रेक इवन होगा। मतलब कि 725 पॉइंट्स, दैट इज ऑलमोस्ट अबाउट 8 to 9% फॉर निफ्टी फॉर द ब्रेक इवन टू कम। मतलब ब्रेक इवन 8-9% के बाद आएगा। तो सेलर क्या बोलेगा, यार ये सही है, 8-9% का मूव आना बहुत मुश्किल है निफ्टी में, ये मैं बेच देता हूँ। अब सेलर ये बेच रहा है। बायर क्या करता है? बायर सोचता है यार 25 रुपए ही तो जा रहा है, चलो मैं बाय कर लेता हूँ, ये सबसे सस्ता है। नहीं भैया, ये सस्ता नहीं है, दिस इज नॉट चीप। द ओनली थिंग यू फील इज प्राइस कम है इसलिए आपको चीप लगता है। चीप क्या है मैं आपको बताता हूँ। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। या अभी आप देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 9700 का ब्रेक इवन आने में 8% का मूव लगेगा। 9000 का ब्रेक इवन आने में आपको 2.8% का मूव, मतलब 250 पॉइंट्स का मूव आना पड़ेगा, तब जाके ब्रेक इवन होगा। ब्रेक इवन इन 8800 का कॉल सिर्फ 2.2% पे आएगा, मतलब 200 पॉइंट के अपवर्ड मूव पे आपका ब्रेक इवन आ जाएगा। जो आपने 400 लिया, आई मीन 400 रुपए दिए हैं, वो आपको वापस आ जाएंगे। तो ये सोचना बहुत एक इम्पोर्टेंट है कि यार प्राइस नहीं देखें कितना दूर है अपने स्पॉट प्राइस से, उसके बेसिस पे बाय करें, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब अगर आप कोई भी बाय करते हैं तो आप सेलर्स पर्सपेक्टिव से देखें। ये ऑप्शंस की दुनिया एक बहुत अजीब दुनिया है। देखिए सेलर को भी 8800 कॉल बहुत ही लगता है रिस्की, और बायर को भी 8800 कॉल रिस्की लगता है कि यार 400 रुपए का प्रीमियम है, 400 रुपए जीरो तो ना हो जाए, दोनों को ये लगता है। तो एक बहुत ही अजीब दुनिया है, मगर ये रिस्की है, सेलर के लिए ज्यादा है, बायर के लिए थोड़ा सा कम रिस्की है, बिकॉज इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है। 200 रुपए तो ऑलरेडी, अगर आज के दिन में ही लेके आज के दिन में बेच दिया तो 200 रुपए तो ऑलरेडी मिल रहे हैं। So that is something very very important. Now note this, always use a stop loss, or which one to buy. कौन सा ऑप्शन आप बाय करेंगे वो डिपेंड करेगा सिचुएशन में। मैंने आपको बोला था ओपन माइंड रखिए, कोई भी सिचुएशन आप
यू नो ना सोचिए कि ये सिचुएशन में क्या होगा। आप इन द मनी भी बाय कर सकते हैं, आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं और डीप आउट ऑफ द मनी भी कर सकते हैं, मगर सिचुएशन वैसा होना चाहिए। जैसे यू नो विक्स काफी हाई था, अगर आपने अप्रैल में यही 9,000 का कॉल लिया होता जो आपको अराउंड 50 और रुपीज में मिल रहा होता तो आपको 100 रुपए देके जाता, तो सिचुएशन अलग थी। तो सिचुएशन बेस्ड है, मगर ओवरऑल अगर आप देखें तो आपको क्या काम करता है, आउट ऑफ द लास्ट 12 years विक्स कभी 30 के ऊपर गया है सिर्फ 2 बार, और दोनों बार इलेक्शन था। ये तीसरी बार गया मार्च में 2020 में, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, जो 100 years में एक बार हुआ। सो डेफिनेटली यू गॉट टू थिंक कि आपको करना क्या है, आपको कैसे बाय करना, बायर बनना है और कहाँ पे सेलर बनना है। गो टू द नेक्स्ट वन। एक रिस्क प्रोफाइल मैंने डिफाइन किया है एट द मनी, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में। आपको रिस्क सबसे कम इन द मनी में रहेगा एज अ बायर, बिकॉज ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू 200 पॉइंट इंट्रिंसिक वैल्यू था। एट द मनी में मॉडरेट रिस्क है। अगेन आउट ऑफ द मनी में बहुत ही हाई रिस्क है, क्योंकि उसको बहुत एक बड़ा मूव करना पड़ता है, तब जाके ब्रेक इवन आता है, उसके बाद और ऊपर जाना पड़ता है। तो वो जनरली एवरी मंथ में 10% का मूव नहीं आता है, या 5% का मूव निफ्टी में नहीं आता है। तो आपको सोच के बाय करना है कौन सा कर रहा हूँ, और अगर आपने बाय किया और 2-3 दिन में आपका नहीं चला तो प्लीज एग्जिट करिए, बिकॉज इन ऑप्शंस आपका पूरा प्रीमियम खा जाएगा अगर आपने पूरा महीना रखा था। अगेन इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी में हाई है, एट द मनी और ओटीएम में नो इंट्रिंसिक वैल्यू, पूरा प्रीमियम होता है। जैसे आपने लास्ट में आप देख रहे हैं तो पूरा प्रीमियम है, फुल फुल दिख रहा है, जो बायर के अंडर में वो पूरा प्रीमियम आप भर रहे हैं। अब एक प्रीमियम पेड क्वोशंट है और एक प्रीमियम क्वोशंट है। प्रीमियम पेड में इन द मनी में जो आप 400 पॉइंट भर रहे हैं, तो 400 400 वो आपको हाई लगता है और 25 आपको कम लगता है। तो वो प्रीमियम पेड होता है कि वहां पे 400 आपको हाई दिख रहा है, 250 आपको मॉडरेट दिखता है और 25 आपको बहुत कम लगता है, यार मैं इतना रिस्क ले सकता हूँ, ये एक बार जीरो हो गया तो भी चलेगा, मगर वो आपका जीरो ही हो जाता है जनरली ऑप्शन। और सेलर में वाइस वर्सा है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेलर बनेंगे तो इन द मनी सेल करना सबसे ज्यादा रिस्की है, क्योंकि कोई भी मूव आपका डेल्टा हाई रहता है, तो कोई भी मूव आ जाता है तो डेल्टा पूरा खींच के लेके जाता है आपका प्रॉफिट। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब एक मैंने देखिए ये एक्सपीरियंस से आता है, ये मेरे एक्सपीरियंस से मैं ये डाल रहा हूँ कि कब ऑप्शन बाय करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए, और कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय या सेल करना चाहिए। ये जो फैक्टर्स है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑप्शंस में। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आपको ऑप्शन समझ में आ गया। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इसमें मैंने दो चीज डाली है, एक तो आप जो मिस्टेक्स करते हैं वो डाली है, और उसके बेसिस पे करेक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, बाइंग फार आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस थिंकिंग दे आर चीप। जैसे मैंने बताया 9700 का आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया फॉर से मे सीरीज, जब 9000 चल रहा था, या 9500 पे एक्सपायर हुआ, देयर वाज अ 500 पॉइंट मूव फ्रॉम 9000 इन द लास्ट 3 days, फिर भी आपका जो ऑप्शन है 25 वाला वो जीरो हो गया। तो एक बहुत बड़ी गलती होगी, आप राइट थे, आपको पता था मूव आएगा, मगर वो मूव 500 पॉइंट्स का आया और फिर भी आपका ऑप्शन जीरो हो गया। तो आपको सोचने की जरूरत है कि आप कहाँ गलत रहे और आपको क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो इसमें आप क्या कर सकते थे, आपको जो 25 लग रहा था कि चीप है, तो आप 97 के बदले 92 का कॉल ऑप्शन बाय कर लेते। थोड़ा आउट ऑफ द मनी एक बार चलता है, 200 पॉइंट मूव कभी भी इंडेक्स में या स्टॉक में यानी 3-4% 5% मूव आ सकता है। तो दैट इज अ डिसेंट स्ट्रेटेजी, रिस्कियर तो है, इट इज अ डिसेंट स्ट्रेटेजी। देन अगेन आपने अगर इन द मनी या फिर एट द मनी बाय किया होता, आपने 9000 का ही कॉल बाय किया होता जो 250 पे था, तो उसमें और 250 वो डबल हो जाता। 9500 पे एक्सपायरी हुआ, तो अराउंड 9500 पे डबल द प्रॉफिट यू आर गेटिंग, यू वेंट राइट एज वेल। तो आपके पास और स्ट्रेंथ आ गया कि भाई मेरे को डबल भी हो गया मेरा ऑप्शन, तो मेरे पास पैसे भी आ गए और मैं राइट भी चले गया। तो अगले टाइम मैं वो हिसाब से काम करूंगा। ऑल्सो
यू नो अगर आप आउट ऑफ द मनी लेते हैं, जैसे आपने 25 में लिया, तो क्या आप 9800 या 9900 का कॉल ऑप्शन सेल नहीं कर सकते? वो आपको देखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 25 रुपया पूरा भरा और आपका पूरा जीरो होता है, तो समझिए सबके पास 20,000 25 50,000 फॉर एन एवरेज पर्सन, वो 50,000 का ट्रेडिंग करता है, तो पूरा 50,000 तो चलो नहीं लगाएगा 9700 पे, उसने 10,000 या 20,000 लगा दिया, तो वो पूरा जीरो हो गया। तो उसके बदले वो 20,000 का लगाता और सामने जो बाकी है बैलेंस वो 9900 का सेल कर लेता है एक बार। तो अगर वो 25 रुपया वो दे रहा था, तो 15 रुपया उसको आता भी, तो 10 ही रुपए का लॉस होता है उसको, तो पूरा उसका जो वैल्यू है 20,000 वो इरोड नहीं होता। तो वो बेसिस पे आपको सोचना थोड़ा जरूरी है। अगेन बाइंग एंड होल्डिंग ऑप्शन, जब विक्स हाई है, अब आपने बाय किया ऑप्शन, विक्स हाई है, ठीक है, आपने बाय किया, मगर होल्ड कर रहे हैं ऑप्शन जब विक्स हाई है और उधर से पॉसिबल है कि विक्स उधर से नीचे आए, तो वो बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी हो जाएगी, क्योंकि प्रीमियम ऑलरेडी हाई रहता है जब विक्स हाई है। और उसके बेसिस पे जैसे विक्स नोज डाइव होता है और टाइम निकलने लगता है, क्योंकि आपने दो गलत चीज कर दी, एक तो आपने होल्ड पोजिशनल कर लिया, आपके डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, और विक्स भी हाई है जो अभी नीचे जा सकता है, तो दोनों चीज गलत हो गई, जिसके कारण से पूरा आपका पैसा जीरो होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसमें जब विक्स हाई है तो सिंपल है, 9700 का वही ऑप्शन आप सेल कर देते बाय के बदले, 25 रुपया पूरा आ जाता था। विक्स भी हाई था, वो भी थोड़ा नीचे आ गया उधर से 9000 से, जब 9500 गया, और वो मूव भी आया आपके अगेंस्ट में, मगर आप काफी दूर थे सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड दैट इज व्हाई यू आर सेफ। सो दैट इज अ गुड स्ट्रेटेजी। बाइंग एंड होल्डिंग ऑप्शन फॉर मोर देन अ वीक, जैसे मैंने बोला, अनफेवर में 2-3 दिन से ज्यादा नहीं रहना चाहिए। यू शुड, देयर इज अ 85% चांस के आप लॉस में जाएंगे। सिर्फ वो 10-15% में ही है कि जैकपॉट लग जाता है, नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ा मूव आ जाता है और आपका पूरा पैसा रिकवर भी हो जाता है, थोड़ा प्रॉफिट भी होता है। और बहुत रेयरली होता है ऐसी चीजें पे ना जाए जहाँ पे पूरा पैसा खो सकते हैं, और जहाँ पे प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। अगर 15% प्रोबेबिलिटी है तो ऐसा चीज करना ही क्यों? अभी होल्डिंग नेकेड ऑप्शन एंड फ्यूचर पोजीशंस इन अनफेवर, नॉट हेजिंग अगेंस्ट अनफेवरेबल ट्रेड। अगर अनफेवर में चले गए तो हेज करिए, बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। अभी अगर आप फ्यूचर का भी पोजीशन होल्ड करते हैं, तो सिंपल है, सामने का कॉल बाय सेल कर दीजिए या पुट बाय कर लीजिए, तो आप हेज हो गए। वो एक कॉल हेज पुट हेज फ्यूचर के साथ में करना एक इम्पोर्टेंट चीज है, तो उसमें आपको लॉस कम हो जाता है। वो जो आप प्रीमियम पे कर रहे हैं ना, वो समझ लीजिए वो आपका स्टॉप लॉस है, और आप होल्ड कर लीजिए। अगेन शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में ये हर स्लाइड में मैं बोलते जाऊंगा कि स्टॉप लॉस रखना अगर नेकेड कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी है। स्टॉप लॉस रखिएगा, कोई भी ट्रेड में बिना स्टॉप लॉस आप करेंगे काम, बाइंग या सेलिंग, उसमें आप गलत ही जाएंगे। 99% ऑफ द टाइम्स अगर आप गलत जाते, स्टॉप लॉस नहीं लगता है और आप स्टॉप लॉस नहीं रखते हैं, तो आपका पूरा लॉस होने का चांस है। आप मार्केट से हट सकते हैं बिकॉज आपने स्टॉप लॉस नहीं रखा है। ऐसे बहुत सारे केसेस है, आपने भी बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे। नाउ गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नाउ व्हेन टू बाय एन ऑप्शन, ये सिंपल चीज मैंने मेरे एक्सपीरियंस से बनाया है। जब विक्स लो हो, 15 के नीचे हो, तब आप ऑप्शन बाय करें। थोड़ा सा रिस्क कम होता है। अगेन 3-4 डेज का इसमें रूल रहेगा, मगर थोड़ा रिस्क कम रहता है। बहुत ही हाई विक्स है तब आप ऑप्शन सेल कर सकते हैं, वो अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। डीप आउट ऑफ द मनी करना है वो तो इट इज लाइक अ पत्थर की लकीर। ठीक है, अभी फॉर अ बायर अगेन मैनी डेज टू एक्सपायरी, अगर 10 से 15 दिन या उससे ज्यादा है एक्सपायरी को, तो तब आप बाय करते हैं, तो इतना जल्दी आपका प्रीमियम इरोड नहीं होगा, आप थोड़ा सा होल्ड कर सकते हैं। अगर आपने वही चीज एक्सपायरी के 1-2 दिन पहले बाय की, तो आपका तुरंत ही पूरा पैसा चले जाएगा। हाँ, ये चीज मेरे बताने रह गई कि एक्सपायरी के टाइम अगर आप लेते हैं तो सेम डे पे एग्जिट करिए, क्योंकि एक्सपायरी वीक इज वेरी वोलेटाइल वीक। अगर आप पोजीशन लेके गए तो अगले दिन भैया जीरो हो जाएगा, जीरो के पास चले जाएगा। इट इज सो वोलेटाइल कि सेम डे पे एग्जिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर अ बायर। फॉर सेलर भी एक अच्छा एग्जांपल आया है। अभी जो वेडनेसडे को मूव आया था निफ्टी में, 9000 तो 9350 चले गया था, तो उसमें बहुत जनों ने सुबह 9000 जब भी जहाँ से निफ्टी नीचे आई थी 9000 पे,
तो वहां पे 9350 के कॉल सेल किए थे 5-6 रुपए में, 6-7 रुपए में, वो कॉल हो गए 40 रुपए एट द एंड ऑफ द डे, और वो लोग ने स्टॉप लॉस नहीं रखा। तो सोचिए कितना बड़ा रिस्क लिया वो लोग ने। तो वो लोग ने वो नहीं काटा, और नेक्स्ट डे अगेन 9450 अराउंड 9500 के पास में एक्सपायरी आई, जो उनको 150 पॉइंट्स का लॉस लग गया, जहां सिर्फ 5 रुपए कमाना था। स्टॉप लॉस नहीं रखा था, इसके कारण से ये चीज हुआ। तो ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट चीज है, स्टॉप लॉस रखिएगा। हाँ, ऑप्शन में अगर कम दिन है एक्सपायरी को तो ज्यादा प्रॉफिट होते हैं, मगर ऐसे भी एनिमलीज आते हैं कि 100% कोई सही नहीं जा सकता। 5 to 10% ऑफ द टाइम यू डू गो रॉन्ग, एंड यू डू गो रॉन्ग वेरी बिग, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस काम आते हैं। तो प्लीज स्टॉप लॉसेस दोनों जगह रखिए, बाय में भी और सेल में भी। ओके, डायरेक्शनल मूव अगर आपका आ जाता है, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बेस्ड ऑन योर टेक्निकल, फंडामेंटल और डेरिवेटिव रिसर्च, रिसर्च होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर रिसर्च के बेसिस पे आपको लगता है कि डायरेक्शनल मूव आएगा, तो आप ये ऑप्शन बाय कर सकते हैं, मगर अगेन इंट्राडे के लिए बाय करें। तो आप अगेन बेस्ड ऑन रिसर्च अगर लो मूवमेंट एक्सपेक्ट करते हैं, तो आप सेलिंग में ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। अगेन कब बाय कर सकते हैं, और अगर आपको आपके शॉर्ट्स हैं और आपको लगता है यार मूवमेंट मेरे हिसाब से नहीं आ रहा है, मुझे हेज कर लेना चाहिए, तो आपको ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए, कॉल ऑप्शन बाय कर लेना चाहिए। तो सामने हेजिंग अगेंस्ट योर शॉर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो तभी आप बायर बन सकते हैं। अगेन शॉर्ट्स नहीं तो लॉन्ग्स के सामने भी आप हेज कर सकते हैं, जो शायद से रह गया डालने का स्लाइड में, मगर लॉन्ग भी है तो आप खुद भी बाय कर सकते हैं, तो यू कैन बाय एन ऑप्शन। Again, hedging for a seller, hedging against longs in futures and cash market is very very important as well. तो आप जो hedge करते हैं, एज अ सेलर, आपने अगर सेलिंग कर दिया, सॉरी आपने लॉन्ग बना लिया, और उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं यार ज्यादा प्रॉफिट नहीं आ रहा है लॉन्ग्स में, तो चलो मैं हेज कर लेता हूँ, आपने ऊपर के कॉल बेच दिए, या फिर आपको लगता है एक लेवल से नीचे नहीं जाएगा तो नीचे के पुट बेच दिए, डीप आउट ऑफ द मनी अगेन, तो वो आप कर सकते हैं एज अ सेलर। तो ये हेजिंग टूल बहुत काम आ सकता है। नेक्स्ट, सो दिस इज द लास्ट पार्ट। देखिए, ऑन एक्सपायरी डेज हम लोग काफी इंडेक्स बेस्ड कॉल देते हैं, वैसे रोज ही देते हैं, मगर ऑन एक्सपायरी डेज इट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज बायर और सेलर दोनों होते हैं, और ज्यादातर सेलर भी होते हैं ऑन एक्सपायरी डेज इंट्राडे सेलिंग करने वाले। तो अभी फॉर अ बायर हम लोग ने ये बाय दिया था निफ्टी का 9400 का कॉल ऑप्शन, जो 25 में बाय दिया था, 5 का स्टॉप लॉस था, टारगेट 55 था। इसके 2-3 कारण थे, वो कारण डिस्कस करेंगे। और मैंने एक बाय लिया और एक सेल लिया, दोनों लिया है। तो इसके जो फैक्टर्स थे, वो निफ्टी में काफी हाई रोलोज हुए थे, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था। वेडनेसडे अगर आप शीट एंड ऑफ द डे शीट देखते, तो रोलोवर्स काफी हाई थे निफ्टी में, जो सजेस्ट कर रहे थे कि निफ्टी का मोमेंटम और ऊपर जाएगा। अगेन जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है इसमें, वो ग्रीन लाइन वो 50 डे मूविंग एवरेज की है, जिसको निफ्टी ने क्रॉस किया। अगर आप थोड़ा सा आगे देखेंगे, तो एक बार, 2 बार, 3 बार ट्राई किया निफ्टी ने ग्रीन लाइन को क्रॉस करने को, अभी रिसेंट पास्ट में ही, मगर वो नहीं कर पाया था। और जब उसने किया, वहां से बहुत बड़ा मूव आ गया, जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे वही मूव आ गया। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर फैक्टर, अगेन बेस्ड ऑन टेक्निकल एनालिसिस एंड डेरिवेटिव एनालिसिस, ये दोनों मिक्स करके हम लोग ने ये किया था। अगेन फ्रॉम मॉर्निंग अगर आप देखें, तो पुट्स काफी अग्रेसिवली राइट हो रहे थे, 93, 92, 91, 9000 के पुट्स काफी अग्रेसिवली राइट हो रहे थे बेस्ड ऑन दैट। और कॉल के सामने ज्यादा राइट हो रहे थे, दैट मीन्स पुट का पावर ज्यादा था। That was one of the indications. Again 9500 पे ओपन इंटरेस्ट हाई था कॉल्स का, ये ऐसा दर्शा रहा था कि यहाँ से 9500 एक बार टच तो करेगा, जो किया, ऑलमोस्ट बाजू में गए। तो वो एक इम्पोर्टेंट चीज था। अभिषेक गो डाउन, और उसको एक ब्रेकआउट मोमेंटम भी मिला था ये स्टॉक को, ये इंडेक्स को। अभिषेक, कैन यू प्लीज गो डाउन, नेक्स्ट स्लाइड। या सो दीज वर द फैक्टर्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। गो टू द नेक्स्ट स्लाइड अगेन। वही दिन पे हम लोग ने एक सेल कॉल भी निकाला था, हम लोग ने इनफैक्ट सेम टाइम पे ये दोनों कॉल निकाले थे, या फिर अराउंड 5-7 मिनट्स का डिफरेंस था। हमने दोनों में टारगेट बुक किए,
ये कॉल था बैंक निफ्टी में और 19500 का कॉल सेल दिया था, वही अगेन सेम एक्सपायरी इंट्राडे था। 85 में दिया था, 125 का स्टॉप लॉस था और टारगेट 10 का दिया था। इसका भी टारगेट लगा था और इसमें क्या बेसिस था वो मैं आपको बताता हूँ। आप इसमें ग्रीन लाइन देखिए, अगेन 50 डे मूविंग एवरेज है, वो जस्ट रिटेस्ट हुआ था बैंक निफ्टी में। और उसके पहले आप देखें तो एक भी बार इतने टाइम में लास्ट 5 और महीनों में एक भी बार रिटेस्ट नहीं हुआ, या फिर 3 और महीनों में रिटेस्ट नहीं हुआ। तो ये एक बार रिटेस्ट हुआ, तो जब भी ये रिटेस्ट होता है उसमें सेलिंग आती है। वो हिस्टोरिकल स्टडी है हमारी। तो वो बेसिस पे वो एक इम्पोर्टेंट बेसिस था। अगेन रोल ओवर वेनेसडे को बहुत ही कम था बैंक निफ्टी का। जो पहले क्या हुआ, वेनेसडे को शॉर्ट्स कवर हो गए, जो काफी जो शॉर्ट्स थे वो कवर हो गए, तो पोजीशंस कवर हो गई, तो रोल ओवर कम हो गया अपने आप। तो रोल ओवर काफी कम था, तो ऐसा लग रहा था कि ऊपर में रेजिस्टेंस आएगा। वो 19500 में कॉल भी काफी ज्यादा थे, तो ऐसा लग रहा था उसने 19400 जस्ट रिटेस्ट किया था, लग रहा था 500 से वापस नीचे आ जाएगा। जो आया स्टॉक इंडेक्स और 19100 या 150 के पास में आया, तो पूरा टारगेट हिट हो गया उसमें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो अगेन गैप अप हुआ था उसमें एक्सपायरी डे पे, 50 डे मूविंग एवरेज टच किया जैसे मैंने बोला, और बहुत बड़ा मूव आया था 17500 से। तो सारे फैक्टर्स बता रहे थे कि बैंक निफ्टी में ज्यादा बड़ा मूव नहीं आएगा विज़ निफ्टी। निफ्टी में बड़ा मूव आया जिसमें टारगेट बुक किया, इसमें बड़ा मूव ऊपर के साइड में नहीं आया। हमने आउट ऑफ द मनी कॉल सेल किया, जो मैं आपको बोलते जा रहा था, आउट ऑफ द मनी किया और उसमें पूरा प्रॉफिट आया इंट्राडे में। सो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स दैट आई डिस्कस टुडे वर implemented and have been implemented. So this is what it is। आज का सेशन इधर ही खत्म तो नहीं, मतलब मेरा आज का हो गया। अभी क्वेश्चन एंड आंसर लेते हैं। जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभिषेक, इसमें हमारे सारे निर्मल बंक के हैंडल्स हैं, तो आप प्लीज फॉलो करिए। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में हैं। जो भी क्वेश्चंस है तो आप प्लीज अभी यहाँ पे डालिए, या फिर मेल इट टू मी। हम ऑलरेडी ओवरबुक चले गए हम। हाउ टू डील इन बैंक निफ्टी ऑप्शंस, आई कनेक्ट यू टू एन आरएम। आप प्लीज आरएम पे करिए। देखिए मार्जिन कितना प्रोवाइडेड है वो भी अगेन आपका आरएम ही बता पाएगा। इट्स डिफिकल्ट फॉर एन एनालिस्ट टू आंसर। यस, देखिए यस देयर वाज अ क्वेश्चन सेइंग दैट कम्युनिकेट इन इंग्लिश, बट देखिए मोस्ट ऑफ द हमारा ऑडियंस जो है वो हिंदी बोलने वाला है, सो वी हैव टू स्पीक दैट लैंग्वेज। आई एम सॉरी बट दैट इज हाउ इट इज। ओके, जो व्हाट इज द परफेक्ट टाइम टू ट्रेड, अगेन मैंने बताया कि एक स्लाइड था उसमें कब ट्रेड करना चाहिए, बाय या सेल। तो बेस्ड ऑन दैट यू कैन ट्रेड ऑब्वियसली। एग्जैक्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय ऑप्शंस इन इंट्राडे। ऐसा कोई राइट टाइम नहीं होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगेन मैंने फर्स्ट लाइन में बोला नो वन इज राइट और रॉन्ग एंड देयर इज नो राइट टाइम और द रॉन्ग टाइम। मगर थोड़े मिस्टेक्स जो मैंने बताए वो अगर आप कम कर दें तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग प्रॉफिट इंक्रीजेस। तो that is very very important. Again, beginner in options, you should go online and I feel ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें हैं डेरिवेटिव्स में सीखने लायक, जो आप पढ़ सकते हैं। एक बात पढ़िए। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब क्या? इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब समझ लीजिए फॉर एग्जांपल अभी 9000 पे निफ्टी चल रही है और 8800 का कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, तो वो 400 में बाय कर रहे हैं। तो जो 8800 का ऑप्शन बाय कर रहे हैं, अगर आज के दिन में ही उसको क्लोज कर दें तो उसमें 200 रुपए तो ऑलरेडी अपन को वापस आएंगे 400 में से। तो वो जो 200 रुपए है वो इंट्रिंसिक वैल्यू है, जो इन द मनी बोलते हैं। तो दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। होप यू अंडरस्टूड अभिषेक। देखिए फॉर ईच पॉइंट ऑफ निफ्टी इंक्रीज और डिक्रीज, हाउ द प्राइस ऑफ कॉल और ऑप्शन मूव्स इज द, मैंने आपको बताया ना वो 5 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है।
Again, spot, strike, all of that is very very important. अपना third slide पे था, so you can go back to it. We'll be sharing it on YouTube and other platforms. And please go ahead. Again, you know, volatility, time value और interest rates, ये 5 चीजें पे depend करता है. Also कोई intraday momentum आ गया, news आ गया, बहुत कुछ you know होता है उसपे. How to calculate VIX? You know, this is one question even I don't have an answer to. There is a big calculation about VIX, and I prefer you go online and check it, please. Yes, we are giving you know call option or put option buy for indices. चेतन भाई, so हम लोग देते रहेंगे वो. Yes, how to keep a stop loss in option because options are very volatile. This is a very nice question, Dhruvil. See again, एक होता है स्क्रीन पे स्टॉप लॉस डालना और एक होता है एक मेंटल स्टॉप लॉस डालना. तो जैसे मैंने बोला कि एक रिस्क प्रोफाइल आपने तैयार कर ली कि मैं इससे ज्यादा यू नो लॉस नहीं करना चाहता, तो आपका अगर 3000 फॉर एग्जांपल 3000 का आपका लॉस का रिस्क प्रोफाइल है, तो हमने डिसाइड कर लिया 3000 से ज्यादा अगर लॉस जा रहा है तो एक बार के लिए हम यू नो एग्जिट कर देंगे. अगर आप वही चीज स्क्रीन पे रखेंगे तो बहुत बार ऐसा हिट भी हो जाता है. यू आर राइट दैट इट इज वेरी वोलेटाइल, मगर आप कंसिस्टेंटली 3000 के नीचे रहा, आपका लॉस बढ़ता रहा, तो तब आप यू नो एक एग्जिट कर लीजिए पोजीशन. सो दैट इज हाउ यू शुड कीप अ स्टॉप लॉस इन केस ऑफ वोलेटाइल यू नो ट्रेड्स ड्यूरिंग ऑप्शंस और ड्यूरिंग एक्सपायरीज. So, more or less, yeah, there are so many questions. I'm sorry, but you know, I am really out of time. Um, there are a lot of questions for advice on Nifty and Bank Nifty options if कोई फंसे हैं. So, you know, I'll just prefer that you go to the website, you know, my email ID and do it there. तो मैं आपको अच्छे से एक बार you know और a personal email एक कर पाऊंगा. This session was based on you know this understanding of options and where mistakes can be avoided. Yes, so where to hedge, how to hedge, we'll keep it for the next session. Again, simple चीज है, अगर आपके पास ऑप्शन है, बाइंग कर रहे हैं, तो यू नो आपका अगर गलत जा रहा है तो इट माइट बी अ बेटर ऑप्शन कि आप दूर का कोई स्ट्राइक बेच भी दे, साथ में एक बुल कॉल स्प्रेड काइंड ऑफ सिचुएशन आप क्रिएट करें. यू नो अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है. महेश, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन. Yeah, so more or less, you know, we'll take it offline now. Thank you very much for being patient. I really overshot my time, but this session was important और hopefully आप ज़्यादा profit कर पाए. Thank you.